मायावती की ये 5 चालें बीजेपी खेमे में क्यों बढ़ी रणनीतिक टेंशन। सोचिए जरा, अगर कोई नेता बिना बड़ी रैली किए, बिना रोज टीवी डिबेट में दिखे, बिना शोर मचाए अचानक पूरी राजनीति की चाल बदल दे तो क्या होगा। आज उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक नाम जो पिछले कुछ समय से कम सुनाई देता था, लेकिन जिसकी हर चुप्पी बीजेपी के रणनीतिकारों को बेचैन कर रही है, और वो नाम है मायावती। अगर आप यूपी की राजनीति 2027 की तैयारी और बीजेपी की अंदरूनी रणनीति को गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सियासत की वो बातें जो टीवी डिबेट में नहीं मिलती। अब सवाल ये है, क्या सच में मायावती ने ऐसा कुछ किया है जिससे बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ी है? कोई बड़ी रैली नहीं, कोई गठबंधन ऐलान नहीं, फिर आखिर वो कौन सी चालें हैं जिनकी वजह से बीजेपी मायावती फैक्टर को नजरअंदाज नहीं कर पा रही? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राजनीति में शक्ति प्रदर्शन हमेशा भीड़ से नहीं होता। कई बार असली ताकत खामोशी में छिपी होती है। मायावती की राजनीति हमेशा से ऐसी ही रही है। कम बोलो, सही समय पर बोलो, और ऐसा बोलो कि पूरा नैरेटिव बदल जाए। पहली बड़ी चाल जो बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है संगठन को चुपचाप एक्टिव करना। मायावती ने कोई भव्य मंच नहीं सजाया, कोई लाखों की रैली नहीं की, लेकिन बीएसपी का संगठन फिर से जमीन पर सांस लेने लगा है। जिला, सेक्टर और बूथ स्तर पर पुराने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है। राजनीति समझने वाले जानते हैं कि चुनाव रैली से नहीं बल्कि बूथ से जीते जाते हैं, और यही वो जगह है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा चौकन्नी रहती है। बीजेपी को पता है कि अगर बीएसपी का कैडर एक बार फिर डिसिप्लिन में आ गया तो वोट ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो सकता है। मायावती की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से रही है कैडर कंट्रोल, और यही वजह है कि बीजेपी इसे हल्के में नहीं ले सकती। दूसरी चाल है दलित वोट बैंक पर दोबारा मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी ने दलित वोट में अच्छी सेंध लगाई थी, लेकिन अब जमीनी स्तर से जो संकेत आ रहे हैं वो बताते हैं कि दलित राजनीति में एक बार फिर बेचैनी है। मायावती की भाषा, उनके बयान और उनका मुद्दा आधारित फोकस, सब कुछ उसी कोर वोट को वापस जोड़ने की कोशिश है। बीजेपी जानती है कि उसे हर सीट पर 100% वोट नहीं चाहिए, लेकिन अगर 5-7% वोट भी इधर उधर हो गया तो पूरा चुनावी गणित बिगड़ सकता है। और यूपी जैसे राज्य में जहां मुकाबला हमेशा मल्टी कॉर्नर्ड रहता है, मायावती का मजबूत होना सीधे सीधे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता है। तीसरी चाल है ना बीजेपी ना एसपी की लाइन। मायावती साफ तौर पर खुद को किसी भी बड़े गठबंधन से दूर रखती हैं। ये चाल देखने में साधारण लगती है, लेकिन असल में यही बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इससे मायावती एक ऐसे विकल्प के रूप में उभरती हैं जो पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल है। बीजेपी की रणनीति हमेशा क्लियर रहती है, मुकाबला अगर दो ध्रुवों में सिमट जाए तो फायदा होता है, लेकिन जब तीसरी ताकत मजबूत होती है तो वोट कटता है, समीकरण बिगड़ते हैं और आखिरी समय तक कुछ तय नहीं होता। मायावती की यही स्थिति बीजेपी को बार बार अपने प्लान रिवाइज करने पर मजबूर करती है। चौथी चाल है चुप्पी की राजनीति। आज के दौर में जहां हर नेता रोज बयान देता है, हर मुद्दे पर ट्वीट करता है, मायावती की चुप्पी सबसे ज्यादा शोर करती है। वो कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो मुद्दा सीधा सत्ता और सिस्टम से जुड़ा होता है। उनके बयान भावनात्मक नहीं बल्कि सियासी गणित वाले होते हैं। बीजेपी के रणनीतिकार इस बात को अच्छे से समझते हैं कि मायावती कब चुप हैं और कब बोलेंगी। ये अनुमान लगाना आसान नहीं है, और राजनीति में जो अनुमान से बाहर हो वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब पांचवी और सबसे अहम चाल 2027 की तैयारी अभी से। मायावती की राजनीति शॉर्ट टर्म नहीं होती। वो चुनाव से ठीक पहले धमाका करने वाली नेता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे माहौल बनाने वाली नेता है। उनका फोकस नैरेटिव पर होता है। कौन विकल्प है, कौन भरोसेमंद है और कौन लंबे समय तक टिक सकता है। बीजेपी ये अच्छी तरह जानती है कि अगर मायावती का नैरेटिव एक बार मजबूत हो गया तो उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। इसीलिए बीजेपी का खेमा उन्हें इग्नोर करने के बजाय लगातार ऑब्जर्व कर रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी घबराई हुई है? नहीं। लेकिन क्या बीजेपी सतर्क है? बिल्कुल।
राजनीति में टेंशन का मतलब डर नहीं होता, बल्कि तैयारी होती है। और मायावती की इन 5 चालों ने बीजेपी को मजबूर कर दिया है कि वो यूपी की रणनीति में बीएसपी फैक्टर को फिर से गंभीरता से शामिल करे। यही वजह है कि आज मायावती बिना किसी बड़े ऐलान के भी चर्चा में है। उनका नाम चुनावी समीकरणों में बार बार लिया जा रहा है। और यही किसी भी नेता की असली ताकत होती है, जब वो मैदान में कम दिखे लेकिन दिमाग में सबसे ज्यादा घूमे। आखिर में एक बात साफ है, यूपी की राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, यहां खामोशी भी वोट बनाती है। और मायावती उस खामोशी की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में ये चालें कितनी गहराई तक असर डालती हैं। लेकिन इतना तय है, मायावती फैक्टर को नजरअंदाज करने की गलती अब कोई नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि जो नेता दिख रहा होता है, असली खेल वो नहीं खेल रहा होता, और जो खामोश होता है वही सबसे गहरी चाल चल रहा होता है। मायावती की राजनीति को अगर पिछले 3 दशकों में देखा जाए तो एक बात साफ समझ में आती है कि उनका सबसे बड़ा हथियार भीड़ नहीं बल्कि समय है। वो समय को अपने पक्ष में मोड़ना जानती हैं। और यही वजह है कि जब आज उनकी गतिविधियां तेज होती दिखती हैं तो बीजेपी का खेमा उसे सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक हलचल मानकर नजरअंदाज नहीं करता। बीजेपी की राजनीति हमेशा विस्तार, प्रचार और परफॉर्मेंस पर टिकी रही है। बड़े मंच, बड़े चेहरे, बड़े इवेंट, यही उसका मजबूत पक्ष रहा है। लेकिन मायावती की राजनीति इसका ठीक उलट है। वो राजनीतिक शोर में नहीं बल्कि सामाजिक गणित में विश्वास रखती हैं। यही वजह है कि जब बीएसपी का संगठन धीरे धीरे जमीन पर हरकत में आता है तो इसका असर अचानक नहीं बल्कि अंदर ही अंदर दिखता है। बीजेपी के रणनीतिकार इसी अंदरूनी बदलाव को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क रहते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ जाति पर नहीं बल्कि जातियों के संतुलन पर लड़े जाते हैं। बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में इस संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ा, लेकिन यह संतुलन स्थायी नहीं होता। जैसे ही कोई पुराना केंद्र वापस सक्रिय होता है, पूरा समीकरण हिलने लगता है। मायावती का प्रभाव भले ही पिछले चुनावों में कम दिखा हो, लेकिन उनका सामाजिक आधार खत्म नहीं हुआ है। वो आधार आज भी मौजूद है, बस उसे दोबारा सक्रिय करने की जरूरत होती है। और यही काम बीएसपी चुपचाप करती दिख रही है। बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि मायावती की वापसी किसी बड़े ऐलान के साथ नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो उसका जवाब रणनीति से दिया जा सकता था, लेकिन जब वापसी सामाजिक स्तर पर हो, कार्यकर्ताओं के बीच हो और बिना मीडिया शोर के हो, तो उसका मुकाबला करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि बीजेपी अपने हर आंतरिक सर्वे और फीडबैक में बीएसपी फैक्टर को फिर से शामिल कर रही है। मायावती की राजनीति में एक खास बात हमेशा रही है, वो सत्ता में हो या बाहर, अपने कोर वोटर से संवाद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होने देती। ये संवाद कभी बयान के जरिए होता है, कभी संगठन के जरिए और कभी प्रतीकों के जरिए। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि प्रतीकात्मक राजनीति का असर सीधा वोट पर पड़ता है, और मायावती इस कला में माहिर रही हैं। अब अगर दलित राजनीति की बात करें तो ये सिर्फ एक वोट बैंक नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। बीजेपी ने विकास और प्रतिनिधित्व के जरिए इस जुड़ाव को चुनौती दी, लेकिन मायावती सामाजिक सम्मान और राजनीतिक स्वाभिमान की भाषा बोलती हैं। जब ये भाषा दोबारा सुनाई देने लगती है तो इसका असर धीरे धीरे दिखता है। यही असर बीजेपी को अलर्ट करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ा फैक्टर है वोट कट। कई बार चुनाव जीतने के लिए खुद मजबूत होना जरूरी नहीं होता, बल्कि सामने वाले का गणित बिगाड़ देना ही काफी होता है। मायावती इस गणित को बखूबी समझती हैं। उनकी मौजूदगी मात्र से कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है, और त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी का सारा प्लान दोबारा बनाना पड़ता है। बीजेपी को यह भी पता है कि मायावती का वोट ट्रांसफर भले ही हर जगह समान न हो, लेकिन जहां होता है वहां पूरी तरह होता है। यही अनुशासन बीएसपी को बाकी दलों से अलग बनाता है। जब यह अनुशासन फिर से सक्रिय होने के संकेत देता है
तो बीजेपी के लिए ये सामान्य खबर नहीं रहती। मायावती की चुप्पी भी अपने आप में एक संदेश होती है। जब वो ज्यादा नहीं बोलती तो राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो जाती हैं। वो अटकलें कई बार सच्चाई से ज्यादा असरदार होती हैं। बीजेपी इस बात को समझती है कि अगर मायावती ने समय रहते अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया तो अंतिम दौर में स्थिति संभालना मुश्किल हो सकता है। राजनीति में सबसे खतरनाक वही होता है जो अनुमान से बाहर हो। मायावती इसी श्रेणी में आती हैं।